आज सवाल सिर्फ लोकसभा स्पीकर का नहीं है, आज सवाल हर संवैधानिक पद की निष्पक्षता का है। कल विपक्ष ने कहा था स्पीकर पक्षपात करते हैं, आज वही आरोप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी पर लग रहे हैं। फर्क सिर्फ कुर्सी का है, आरोप वही है। जब चुनाव कराने वाली संस्था पर ही भरोसा डगमगाने लगे तो लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा क्या? विपक्ष इम्पीचमेंट इसलिए नहीं लाता कि उसे जीतना है, वो इसलिए लाता है ताकि देश देखे संस्थाएं किस दिशा में जा रही है। बहुमत के दम पर इम्पीचमेंट गिराया जा सकता है, लेकिन निष्पक्षता पर उठे सवाल बहुमत से नहीं दबते। संवैधानिक पद सरकार के लिए ढाल बन जाए तो चुनाव बचे रहेंगे, लोकतंत्र नहीं। उसी रूल बुक सर, अब दरअसल ये निष्पक्षता की और पक्षधरता की लड़ाई अब हमारे संवैधानिक इदारों तक पहुंच गई है। हम सबके लिए वो स्थिति पैदा हो गई कि हम जिसकी बिना पर खड़े हैं, जिस फाउंडेशन पर, हम उसी को हिलाने पे लगे हुए हैं। ये कहा जाता दिखेगा महाभियोग सीईसी के खिलाफ। ये प्रावधान संसद के अंदर, वो संविधान के अंदर क्यों है? कि प्रावधान तो संसद के अंदर है ना, कोई गैर संवैधानिक काम तो हो नहीं रहा। एक्सट्रीम सिचुएशंस में यही तो मैं कह रहा हूं, गैर संवैधानिक काम अगर विपक्ष कर रहा हो तो फिर आप उसको दोष दीजिए। इतिहास में संविधान में ये व्यवस्था क्यों है? महाभियोग चलेगा। संविधान में ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस बात को फोर्सी किया था कि कभी संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसे लोग बैठ सकते हैं जो संविधान को तोड़े और मरोड़े। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। और अगर कोई ये कहता है कि आप इन पे सवाल नहीं पूछ सकते, तो फिर माफ करिएगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहली शर्त और बुनियाद होती है सवाल पूछना। उनसे ना राष्ट्रपति महोदय ऊपर है, न उससे हिंदुस्तान की कोई संवैधानिक संस्था ऊपर है। और जो कहता है कि आप सवाल पूछ के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, दरअसल ऐसे लोग भारत के संविधान को समझते ही नहीं, न उसकी आत्मा को वो जानते हैं। ये दरअसल एक कोशिश है इस देश को के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म करने की। सर, लेकिन आप सवाल पर पूछिए। आप सेना से सवाल नहीं पूछ सकते, आप चुनाव आयोग के सवाल नहीं पूछ सकते, आप जुडिशरी सवाल नहीं पूछ सकते, आप प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछ सकते, आप राष्ट्रपति सवाल नहीं पूछ सकते। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी एसआईआर के कंसर्न को लेकर, बीएलओस की आत्महत्या को लेकर, उसको सारे कंसर्न लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जाहिर किया कि भाई ना तो चुनाव आयोग ईमानदार है, ना राज्य सरकार ईमानदार है, एक ट्रिब्यूनल बना दिया। अगर उसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के अदालत के तौर पर देता दिख रहा है तो फिर हम महाभियोग लाने की जिद पर क्यों है? नहीं, देखिए गरिमा जी, पहले तो यह बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि जो पिटीशन पहले ही दाखिल हुई थी तो बिहार में एसआईआर को लेकर दाखिल हुई थी, उसकी लीगलिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर दायर हुई थी। बिहार का चुनाव भी हो गया, कई महीने भी बीत गए, वहां के मुख्यमंत्री भी बदले जा रहे हैं। अभी तक क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लीगलिटी पर कोई फैसला दिया है क्या? जब चुनाव से ठीक एक महीने पहले एक पॉलिसी लागू होती है तो यह पूरी तरह असमानता पैदा करती है। चुनाव आयोग का काम ही है इसे रोकना, लेकिन जब उन्होंने चुपचाप इसे जाने दिया तो सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र सच में बराबरी के मैदान पर है या एक तरफा सत्ता की चाल है? बिहार में क्या देखा आप लोगों ने? चुनाव चल रहे थे और उसी बीच में 10-10 हजार रुपए की खेप जनता को दी जा रही थी। ये क्या था? चुनाव आयोग अंधा था? चुनाव आयोग को ये चीजें नहीं दिख रही थी? ये साफ और साफ वोट खरीदने का एक जरिया था। भाई ये फैसला तो बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला करना चाहिए था। अब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ तो वो गड़बड़ है संविधान के मुताबिक, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? भाई पॉसिबिलिटी तो है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो संविधान सम्मत है या संविधान सम्मत नहीं था। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान सम्मत नहीं हुआ एसआईआर, तो फिर क्या होगा? जो चुनाव हुआ बिहार, उसको क्या करेंगे हम? तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी है। अब यह है कि अगर आपके पड़ोस में कहीं मर्डर हो जाए तो तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी जब तक जो कंप्लेनेंट है वो लिखकर एफिडेविट ना दे दे। ये कहां का न्याय है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुओ मोटो लेने का प्रावधान था वो कहां चला गया? क्या मतलब ये अगर इलेक्शन कमीशन अपनी आंखों के सामने नेता विपक्ष अगर कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है, देश में सरकार के पक्ष में बैठा हुआ एक बड़ा नेता कह रहा है गड़बड़ी हो रही है, और सत्ता पक्ष विपक्ष यानी दोनों कह रहे हैं गड़बड़ी हो रही, तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं उसकी जांच करानी? तो ये आगे की सूरत कैसी दिखती है आशुतोष जी? भाई महाभियोग कल अगर महाभियोग कल आ गया, जो कि ना तकरीबन तय दिखाई दे रहा है, भाई 100 लोगों ने 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए, तो आगे की सूरत क्या है फिर इसमें? देखिए, अगर मुझे तो ये लगता है कि जब तक महाभियोग के ऊपर फैसला नहीं हो जाता तब तक सीसी महोदय को अपने पद पर काम नहीं करना चाहिए। न्याय का तकाजा तो यही कहता है। सही, यही न्याय का तकाजा है। नियम से ही चलेगा। सुरेंद्र राजपूत,
भाई आपने कहा निष्पक्ष नहीं है ओम बिरला, उनको अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। हासिल क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया, चर्चा भी हो गई, ध्वनि मत से प्रस्ताव आपका गिर भी गया। विपक्ष इम्पीचमेंट इसलिए नहीं लाता कि उसे जीतना है, वो इसलिए लाता है ताकि देश देखे संस्थाएं किस दिशा में जा रही है। बहुमत के दम पर इम्पीचमेंट गिराया जा सकता है, लेकिन निष्पक्षता पर उठे सवाल बहुमत से नहीं दबते। संवैधानिक पद सरकार के लिए ढाल बन जाए तो चुनाव बचे रहेंगे, लोकतंत्र नहीं। गरिमा जी की झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिबे किरदार भी नहीं है। लोकतंत्र जो है गरिमा जी लोक लाज से चलता है, नंबर से नहीं चलता। नंबर से सरकारें बनती है, बहुमत से सरकार बनती है, सदन सर्वानुमति से चलती है, और लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और वो सरपंच होता है हमारा। अगर लोकसभा के स्पीकर के ऊपर एक आदमी को भी अविश्वास आ गया तो नैतिकता तो ये कहती है कि उसको अपने पद से हट जाना चाहिए। आज की डेट में वो अपने पद पर बने हैं, ध्वनि मत से हमारा प्रस्ताव गिर गया है। वो लोकसभा के तकनीकी स्पीकर तो हैं, लेकिन मॉरलिटी उन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद पर रहने की खो दी है, क्योंकि पूरे विपक्ष को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे विपक्ष को सदन के स्पीकर के ऊपर भरोसा ना हो। ये जीएम बालयोगी के लिए भी था, और ये मावलंकर साहब थे शायद 1954 में जब आया था, तो उसमें भी विपक्ष के कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया था। यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसदों के वोट से वहां पे बैठे हुए हैं, विपक्ष का एक भी सांसद आपको पसंद नहीं कर रहा है। पसंद मीन्स आपके व्यवहार को, आप जिस तरह से कंडक्ट कराते हैं सदन को, जिस तरह से आप विपक्ष को हैंडल करते हैं, कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है। आज यहाँ पर संपूर्ण प्रतिपक्ष का अविश्वास है इस लोकसभा स्पीकर पर कि ये स्पीकर पक्षपाती है। ये स्पीकर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से नहीं रोकता, ये स्पीकर सुरपड़खा कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर ये कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर जो है रमेश बिधूड़ी को गाली देने से नहीं रोकता। बीके हरिप्रसाद जी को नरेंद्र मोदी बीके हरिप्रसाद कहते हैं, ये स्पीकर उनको, यह स्पीकर रोकता है सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं को जब वो अपनी सही बातें उठा रहे होते हैं। यह स्पीकर रोकता है हमेशा सत्ता पक्ष को सपोर्ट देता है, और यह स्पीकर हमेशा प्रतिपक्ष को बोलने से रोकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सही बात और सही आईना सरकार को दिखाने की बात करता है। अभी आप धमकी दे रहे थे, एक पॉज लेगा, ठीक है। आप देखे होंगे टीवी डिबेट में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों को प्रवक्ता आए रहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो रहते हैं या फिर विपक्ष के अन्य दलों के जो प्रवक्ता रहते हैं, आप एंकर को देखिएगा, जो गोदी मीडिया है आजकल मैक्सिमम तो वही है, उनको देखिएगा, मतलब सवाल इतना लंबा पूछ लेगी, और जब जवाब देने की उनकी बारी आएगी तो हर दो शब्द में टोक देगी, हर दो शब्द में टोक देंगे। जो एंकर महोदय होते हैं या महोदया होती हैं, हर दो शब्द में टोकते रहती है, उनको जवाब पूरा देने नहीं देती है। यही चीज संसद में भी हो रहा था, यही चीज विपक्ष के नेताओं के साथ में हो रहा था, इसीलिए ये इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था। यही सेम चीज हो रहा था, इसलिए मैं आपको उसे कोरिलेट करके बताया। वो अगर समय आएगा तो वो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए घेरा डाल करके अपनी जान दे देंगी। ये हमारे देश के संसद का इतिहास है, चाहे भाजपा की सांसद हो चाहे कांग्रेस की सांसद हो। ये स्पीकर तो इतने पक्षपाती हैं कि इन्होंने उन महिला सांसदों के ऊपर भी आरोप लगा दिया जो देश में 20-20 लाख वोटों को चुन करके आई है, 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, सुरेंद्र अनुराग ठाकुर सीधे सीधे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्पीकर वही रहेंगे, स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसको दिक्कत है स्कूल बदल ले। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आपने ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज 10 घंटे की चर्चा, आपका हासिल, विपक्ष का हासिल क्या है? विपक्ष का हासिल यह है कि विपक्ष मॉरल ग्राउंड पे जीता है, तकनीकी ग्राउंड पर तो भाजपा बहुमत में है, ये तो हम शुरू से जानते हैं। जब हम अंग्रेजों को हरा रहे थे तो शुरुआत में तो हम लोग जानते थे ना कि हम संख्या में कम है। ये हमने मॉरल ग्राउंड पे जीता है। आज की डेट में हर आदमी कहता है कि स्पीकर जो है सत्ता पक्ष का पक्षधारी है। आज की डेट में हर आदमी कह रहा है कि सीसी ज्ञानेश कुमार जो है भाजपा का सपोर्टर है। और वो तुहिन, मैं सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ। आज नैतिकता पर बहुत बात हुई संसद में, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भाई नैतिकता नहीं होती तो ओम बिरला कुर्सी पर बैठे होते। तो दरअसल क्या वाकई इस देश की लोकसभा के स्पीकर जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए वो निष्पक्ष हैं? देखिए, जिनमें खुद आत्मविश्वास का अभाव होता है वो हमेशा जो है दूसरों के साथ अविश्वास का खेल खेलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 3 बार अभी तक आया है, 40 साल के बाद आया, लेकिन चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया के विरुद्ध भी 2018 में एक विफल प्रयास इन्होंने किया था दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। कल ज्ञानेश कुमार जी के विरुद्ध ला रहे हैं। तुहिन सिन्हा ये कह रहे हैं भाई बिगड़ैल पूरा कर बच्चों दो को सुधारते हैं ओपनिंग स्पीकर, कमेंट्स को जरा वो पूरा कर निष्पक्ष हैं। तुहिन यही कह रहे हैं ना? स्पीकर अगर नियमों का पालन कराते कराते सत्ता का कवच बन जाए तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का रवैया हमेशा विपक्ष के खिलाफ पक्षपाती रहा है। विपक्ष ने इसी पूर्वाग्रह के कारण उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाया था। भले ही वो प्रस्ताव गिर गया, लेकिन यह साफ है कि उनका व्यवहार सत्ता के प्रति झुका हुआ रहा है। रूल नंबर 2 जिसके कारण ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, राहुल गांधी एक ऐसे किताब से, अप्रकाशित किताब से कोट कर रहे थे जिसकी इजाजत रूल्स के तहत नहीं थी। अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था, आपने उनकी तुलना निशिकांत दुबे जी से की। अब निशिकांत दुबे जी ने सही कहा, गलत कहा, उन्होंने प्रकाशित पुस्तकों का ब्यौरा दिया, नाम दिया, तो रूल यहाँ फॉलो करने की बात आती है। यहाँ किसको अगर जो रूल फॉलो कर रहा है वो बोल सकता है। तुहिन सिन्हा भाई, ओम बिरला कह रहे थे कि ये ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता फैक्ट, जो आर्मी चीफ कह रहे हैं, इसलिए आप इसको संसद में कोट नहीं कर सकते। तो जो निशिकांत दुबे संसद में कहते दिखाई दिए एमओ मथाई की किताब से, क्या निशिकांत दुबे उसको ऑथेंटिकेट कर सकते थे कि इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत संबंध है एमओ मथाई के साथ? बात यहाँ प्रकाशित, आप इसको कंफ्यूज मत करिए, प्रकाशित और अप्रकाशित पुस्तक की है। अप्रकाशित पुस्तक से कोट नहीं किया जा सकता रूल के तहत। जो प्रकाशित पुस्तक है, आप भले उसको उसकी जानकारी को आप एक्सेप्ट नहीं करें, नहीं, प्रकाशित तो चाचा चौधरी की कॉमिक्स भी है। तो इन सिन्हा, तो क्या चाचा चौधरी की कॉमिक्स से पढ़कर कोई भी सांसद क्या उस कॉमिक्स के किसी बयान, क्या उस कॉमिक के किसी बयान को ऑथेंटिकेट कर देंगे सांसद? नहीं, देखिए, संसद के पटल पर अब आप इसको जो है बहस को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। अगर आप किसी संसद से टच में हैं तो उनको आप रिक्वेस्ट करिए चाचा चौधरी से किताब को कोट करें। इस पूरे बहस को ट्रिविलाइज मत कीजिए। नहीं, ओम बिरला क्या कह रहे थे कि भाई ऑथेंटिकेट कर रहा है, लेकिन ओम बिरला क्या कह रहे थे कि ऑथेंटिकेट कीजिए, जो पुस्तकें ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। निशिकांत दुबे क्या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी चीन से हुई झड़प और शहीद जवानों के बारे में सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को खुलकर बिना रोक टोक एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ बिना प्रमाण लगाए आरोप लगाने की आजादी मिली। क्या यह न्याय संगत है? क्या संसद एक पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा की रक्षा नहीं करेगी? यह साफ दिखाता है कि नियम एक तरफा इस्तेमाल किए जाते हैं और लोकतांत्रिक गरिमा को कुचला जाता है। लोकसभा स्पीकर निशिकांत दुबे को रोक नहीं सकते थे, टोक नहीं सकते थे। के इतिहास में उदयवीर सिंह पहली बार होगा कि हम अपने चुनाव आयुक्त को, हम अपने सीईसी को, हम अपने एक ऐसे इदारे को जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसको हम अंडर द डॉग खड़ा कर देंगे और संसद के पटल पर। ये देश के इतिहास में पहली बार होगा। क्या ये संविधान में व्यवस्था नहीं है? अगर अविश्वास, ये महाभियोग लाने की व्यवस्था संविधान में है तो फिर इसको लाने में इतना संकोच और शर्म क्यों महसूस करनी चाहिए? ये तो संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर किसी को लगे कि हमको ये व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा तो वो एक गरिमापूर्ण पद पे बैठा है, इसलिए उसके लिए थोड़ा मुश्किल व्यवस्था है उसको सवाल उठाने की। उस दायरे में ही तो काम हो रहा है। तो ये तो भारत के संविधान की ताकत दिखती है। दूसरी बात, गरिमा जी, बहुत देर से आपकी डिबेट इस बात पे चल रही है कि क्या मिला, वो विश्वास गिर गया। अरे पूरा देश जानता है कि सदन में बहुमत की सरकार है, भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार है एनडीए की, तो सारे बिल गिरने हैं। तो इसके मतलब तो ये हुआ कि जो संविधान, जो सरकार को अमेंडमेंट लाना हो, 2/3 1/3 बहुमत की जरूरत हो, उसके अलावा किसी विषय पर सदन बुलाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं गिरेगा, फिर क्यों देश का पैसा बर्बाद करना? तो बाबा साहब अम्बेडकर से लेके जितने भी संविधान निर्माता थे, क्या वो लोग समझ नहीं रखते थे जो उन्होंने ये व्यवस्था दी? ओम बिरला, आप दरअसल आज ओम बिरला की नैतिकता पर, स्पीकर की नैतिकता पर संसद में जबरदस्त चर्चा हुई। तो वो जो रमेश बिदुड़ी गालियों का अंबार लगाते दिखाई दिए थे लोकसभा में, उनका तो एक दिन का सस्पेंशन नहीं हुआ। अगर आप दो इंसिडेंट्स को
की तुलना करती है ना, तो कम से कम तुलना तो सही करिए गरिमा जी। बिल्कुल ठीक कर आपको रही हूँ। तुलना करनी चाहिए थी बताइए ना। रमेश बिधूरी जी की। नहीं, आप सुनिए पूरी बात। अगर आप रमेश बिधूरी शायद आपको याद होगा, रमेश बिधूरी जी का की कांड। जुबान की आप तुलना कर रहे हैं, तो उसकी तुलना आपको करनी चाहिए। आज समाजवादी कांग्रेस के पार्टी के सांसद एक थे। एमपी है सनातन पांडे। वो आज अगर संसद आपने भवन उनकी के क्लिप अंदर देखी है, जिस इतनी प्रकार भद्दी की गालियां शब्दावली दी, का प्रयोग निकाल कर उन्होंने बाहर करना बीजेपी चाहिए। के नेताओं के खिलाफ किया है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं भाई किया कहेंगे? निकाल कर संसद बाहर से। करना चाहिए ना। तुलना तो सही ना। करिए। मैं दरअसल बिल्कुल आपसे दोनों को करना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं हुए। नहीं रुकिए भाई, पिछली लोकसभा में ये क्या 141 आर्गुमेंट दे रहे हैं सांसदों को समाजवादी पार्टी के? स्पीकर अरे साहब ने भैया दोनों सस्पेंड को कर निकाल के दिया बाहर क्योंकि करो वो ना, सुरक्षा रिस्ट्रिकेट में करो ना, चूका संसद में कुछ ना मामला कुछ उठा रहे थे। पनिशमेंट तो दो। हुआ था ना ये। अगर जो जहां पार्लियामेंट जो है 1:30 2-2 बजे रात तक काम करती है, वहां सर। अगर कुछ लोग इस मानसिकता के साथ, केवल इस मानसिकता के साथ घुसते हैं कि पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित कर दें, तो कितने दिन तक इन बाधाओं को हम स्वीकार करेंगे? मैं तो बहुत इनसे सिंपल ना है। बड़ी क्लैरिटी सदन से को पूछ रही हूं चलाना जो है आपसे। हमारा काम है। अगर आप 141 आप सांसद एक इस बात देश बताइए, के इतिहास में, अगर बड़ा सीधा सा सवाल है ना, सवाल सुनिए ना सर। 141 सांसद इस देश के इतिहास में पहली बार संसद से निलंबित हुए। किस वजह से निलंबित हुए आप बता दीजिए। बहुत सही किया। हाँ आप बता दीजिए किस वजह से निलंबित किए। बहुत सही किया, मैं तो आपको बता रहा हूं। कारण बताइए आप ना। गोलपोस्ट बदल देती है। हाँ। कुछ सांसद जो ये जवाब है नहीं कुछ देंगे इस ऐसे विषय पे, देख बिगड़े लीजिएगा। नेताओं की के इन्फ्लुएंस में हर नियम को तोड़कर, हर नियम को तार वो वाजिब सवाल उठा रहे करके थे। केवल और केवल 141 सदन को सांसदों को बाधित करना निलंबित कर चाहते दिया हैं। गया। कर क्या रहे थे कितने दिन तक भाई? हम ये स्वीकार संसद पर सुरक्षा के सवाल को, संसद में जो वो आप देखे होंगे विजुअल्स, जो कुछ लोग आए थे और वो बम ये पटाखा वटाखा फोड़ दिए थे, कुछ उछल कूद मचाए थे, उसी के ऊपर सवाल पूछ रहे थे ये सांसद। 141 सांसदों को बाहर कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, और उसके आड़ में बहुत सारे बिल पारित करवा लिए गए। हमें यह स्पष्ट देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर का कर्तव्य सिर्फ नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि निष्पक्षता बनाए रखना भी है। इसी तरह सीईसी पर लगाए गए इम्पीचमेंट के आरोप भी इसलिए अहम है क्योंकि जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं सवालों को घेरे में आती हैं, तो लोकतंत्र की नींव डगमगाने लगती है। अब वक्त है कि दोनों संस्थाएं अपने रोल में पूरी तरह निष्पक्षता दिखाए, तभी जनता का भरोसा इन पर बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लगा डिबेट, और मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी आपको कैसे लगे? अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हौसला अफजाई के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।